ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है वो है पावर फैक्टर। और पावर फैक्टर को हम डिफाइन करते हैं एज रियल ओवर एपरेंट पावर। नॉर्मली हम इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो जो एपरेंट पावर है, जो सोर्स की आरएमएस वैल्यू है टाइम्स उसकी जो करंट की आरएमएस वैल्यू है, इसका प्रोडक्ट है। और जो P है, जिसे हम ये असल में है हमारे पास एवरेज पावर, ठीक है, जो कि अभी हमने पिछले 2-3 एग्जांपल्स में कंप्यूट किया। तो ये है हमारे पास एक्चुअली एवरेज पावर। तो अगर हमारे पास केस है साइनोसाइडल एसी सर्किट्स का, जिससे मुराद ये है कि जो वोल्टेज है, जो सोर्स हमारे पास सोर्स साइड पे, अगर एसी साइड पे हम देखें, दिस इज एसी साइड, तो इसको मैं अगर V कह दूं और इसको मैं I कह दूं, करंट किसी सिस्टम को अप्लाई कर रहे हैं, तो जो V है, अगर ये हमारे पास है V हैट साइन ऑफ ओमेगा t, और जो करंट है वो हमारे पास है I हैट साइन ऑफ ओमेगा t एंड सम एंगल φ। तो इसमें पॉइंट ये है हमारे पास कि हमने सिर्फ ये बता रहे हैं कि एसी सर्किट है, और वेव फॉर्म जो है करंट और वोल्टेज की, उसमें सिर्फ ये चेंज आ रहा है कि करंट में हमारे पास फेज शिफ्ट आ रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो है उसके एम्पलीट्यूड, ऑफ कोर्स वोल्टेज के मुकाबले में करंट का एम्पलीट्यूड डिपेंडिंग अपॉन दी इम्पीडेंस जो है वो डिफरेंट होगा। तो जब ऐसे सिचुएशन को हम हैंडल करते हैं, तो हमारे पास एवरेज पावर जो है उसको हम फाइंड करते हैं। तो सिंपली 1/t इंटीग्रेट करते हैं हम, तो हम V हैट साइन ऑफ ओमेगा t एंड टाइम्स I हैट साइन ऑफ ओमेगा t माइनस φ इंटू डी ओमेगा टी। हमें सिर्फ ये करना पड़ता है। और जो प्रीवियस हमने उसके बारे में डिस्कस किया, साइनोसाइड जब हमारे पास उसकी आरएमएस वैल्यू हम फाइंड कर रहे थे, तो उसमें हमने ये चीज़ डिस्कस की कि जब आप उसको साइनोसाइड को उसकी आरएमएस वैल्यू जो हम फाइंड कर रहे थे, क्योंकि हमें उसका स्क्वायर मिला था, यहाँ पे भी 2 साइनोसाइड है, मैं उसी में से डिड्यूस करता हूँ इस चीज़ को कि विल बी जस्ट लेफ्ट विद 2 एंड अ कॉज ऑफ φ, ठीक है। दूसरे उसमें जो है ना, इसको दूसरे स्टेप में इसको डिटेल कर लेंगे, ठीक है। सॉरी, नोटी। तो ये जो सॉरी, ये एवरेज पावर आ रहा है हमारे पास। तो ये जो अंडर रूट में डिनोमिनेटर में 2 है, इसको हम फिर लिख सकते होते हैं अंडर रूट 2 एंड कॉज ऑफ φ, और फिर हम इसको लिख सकते होते हैं कि I RMS एंड V RMS टाइम्स कॉज ऑफ φ। ये सिचुएशन तब आती है हमारे पास अगर हमारे पास वोल्टेज और करंट जो है दोनों साइनोसाइडल हो। अगर दोनों साइनोसाइडल है तो हमारे पास जो रियल पावर या जो एवरेज पावर, जिसे हम एवरेज पावर कहते हैं, वो हमारे पास इस फॉर्म में आती है, और उसके नतीजे में जो पावर फैक्टर फिर बनता है वो बनता है VRMS IRMS
कॉज ऑफ फी ओवर वी आर एम एस आई आर एम एस, और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और पावर फैक्टर को सिर्फ हम कॉज ऑफ फी डिक्लेयर कर देते हैं। कॉज ऑफ फी को अगेन डिक्लेयर करने की वजह ये है क्योंकि ये जो वेव फॉर्म्स हैं दोनों हमारे पास साइनोसाइडल हैं, ठीक है। करंट और जो वोल्टेज की वेव फॉर्म है, क्योंकि दोनों साइनोसाइडल है तो इसमें हमारे पास सिर्फ जो फेज़ डिफरेंस है वो असल में इसको अफेक्ट करता है, ठीक है। अगर वेव फॉर्म को देखा जाए तो लेट्स से ये है हमारे पास पाई टू पाई, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ करंट की वेव फॉर्म। लेट्स से ये है एंगल फी, तो ये है एंगल फी यहाँ से जाके पाई प्लस फी तक। अगर फी से शुरू हुआ है तो ये जो पॉइंट है ये है पाई प्लस फी, और उसके बाद नेगेटिव करके ये है 2 पाई प्लस फी एंड थिंग्स गोज ऑन। अब ये जो ब्लू में है, रेड में जो मैंने बनाया ये है करंट, और जो ब्लू में बनाया है ये है वोल्टेज। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास आएगा इसका वो किस तरह से होगा, क्योंकि पावर जो है इंस्टेंटेनियस पावर वो असल में सब डिटरमिन कर रहा है, पावर फैक्टर वो डिटरमिन कर रहा है एवरेज पावर, तो उसके लिए हमें चाहिए इंस्टेंटेनियस पावर। तो ये जो रीजन है इस पर्टिकुलर रीजन के लिए अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो एक करंट जो है वो नेगेटिव है और जो वोल्टेज है वो पॉजिटिव है। इसका मतलब इसका जो प्रोडक्ट होगा वो होगा नेगेटिव। इसके बाद हमारे पास पाई तक जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों पॉजिटिव है। विल गो फॉर पॉजिटिव आउटपुट, पॉजिटिव पावर। फिर उसके बाद पाई से लेके पाई प्लस फी तक, इस पॉइंट तक हमारे पास फिर से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, सो विल गेट नेगेटिव एंड देन पॉजिटिव। तो अगर इस पैटर्न को देखा जाए तो ये जो फेज़ डिफरेंस जहाँ पे है उस फेज़ डिफरेंस की वजह से इंस्टेंटेनियस पावर क्या हो रहा है हमारे पास, नेगेटिव। और जब आप इसको एवरेज कर देते हैं, जब आप इसको एवरेज करते हैं इस पावर को, तो उस एवरेज में ये जो नेगेटिव पार्ट है ये क्या हो रहा होता है, इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है। तो ये जो एवरेज पावर है ये मैक्सिमम तब होगा, ये होगा मैक्सिमम जब हमारे पास फ़ी जो है वो ज़ीरो होगा। फ़ी ज़ीरो का मतलब ये कि ये जो फेज़ एंगल है ये ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ पे दोनों इन फेज़ होंगे, और हमारे पास P इक्वल हो जाएगा VRMS और IRMS टाइम्स IRMS की, जब एंगल हमारे पास जो है वो ज़ीरो होगा। लेकिन इस एंगल की वजह से पावर जो है वो क्या रिवर्स फ्लो कर रहा है, जिस चीज़ को हम अप्लाई कर रहे हैं। तो लेट्स से यहाँ पे पावर ग्रेटर देन ज़ीरो मीन्स एब्जॉर्ब, यहाँ पे पावर लेस देन ज़ीरो मीन्स रिटर्न। तो बिकॉज ऑफ फेज़ डिफरेंस हमारे पास जो पावर है वो नेगेटिव हो रही है, रिटर्न भी हो रही है हमारे पास। तो ये पर्टिकुलर केस है जब हमारे पास साइनोसाइडल वोल्टेज और करंट हो। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास कि अगर साइनोसाइडल सोर्स हो और नॉन लीनियर लोड हो, तो ऐसे केस से मुराद ये है कि हम डील कर रहे हैं, लेट्स से हम एक करंट की वेव फॉर्म है आई ऑफ टी और वोल्टेज की वेव फॉर्म है लेट्स से वी ऑफ टी। तो
तो अगर नॉन लीनियर लोड से मुराद ये होता है हमारे पास कि जिसमें स्विचेस हों और एक हाइब्रिड टाइप का हो, स्विचेस भी हो, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, ये सब कुछ हो सकते हैं इसमें। जब स्विचेस इसमें आ जाएं तो इस करंट की जो वेव फॉर्म है वो चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड ऑफ द लोड। अगर लोड की जो डिमांड है, करंट की डिमांड है, उस हिसाब से ये इनपुट करंट जो है वो शेप होता जाता है। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर आपका जो सोर्स है, लेट्स से ये साइनोसाइडल है भी, लेट्स से साइन ऑफ ओमेगा टी है, लेकिन जो आई ऑफ टी है ये साइनोसाइडल नहीं रह सकता, क्योंकि लोड के हिसाब से, लोड अपने हिसाब से करंट ड्रैग कर रहा है। तो फॉर इंस्टेंस नॉन लीनियर लोड है, तो अगर साइनोसाइडल सोर्स है, करंट हमारे पास प्रॉबली ऐसे केस आ सकते हैं जिसमें इस तरह से हो। तो ये अब हमारे पास आई ऑफ टी और ये हमारे पास वी ऑफ टी। तो क्योंकि हमने एक छोटी सी चीज़ अभी डिस्कस की फोरियर के हवाले से कि अगर ये साइनोसाइडल नहीं है तो फिर हम लिख सकते हैं कि इट कैन बी सम ऑफ साइंस और कोसाइंस। आई कैन से इट्स सम सी के साइन ऑफ के ओमेगा टी प्लस सम फी के। ओके, तो अब अगर एवरेज की बात करेंगे, एवरेज पावर, सबसे पहले तो इंस्टेंटेनियस पावर वो हमारे पास क्योंकि वी ऑफ टी टाइम्स आई ऑफ टी होगा, लेकिन अगर एवरेज पावर की बात की जाए तो उसमें फिर हमारे पास इनका प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ लाइक वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी टाइम्स दिस समेशन k equals to from 1 to infinity some ck times sine of k omega t plus phi k into d omega t। अच्छा, अब इस इंटीग्रेशन में अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो इसमें कई सारी टर्म्स आएंगी। मिसाल के तौर पे ये जो साइन का वोल्टेज वाला जो साइन है ये मल्टीप्लाई होगा एक एक टर्म के साथ और फिर उस हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद इंटीग्रेट होगा। हमारे पास एक ऑर्थोगोनैलिटी एक चीज़ होती है, जिस तरह वेक्टर्स में होता है कि दो ऑर्थोगोनल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है, इसी तरह फंक्शंस का भी हमारे पास होता है इनर प्रोडक्ट ज़ीरो। लेट्स से कोई दो फंक्शन है जी ऑफ टी, एफ ऑफ टी, और इनका जो इंटीग्रेट करते हैं ओवर अ पीरियड, अगर ये ज़ीरो आता है वी से के जी ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो एफ ऑफ टी और जी ऑफ टी मैंने कोई जनरल वो बात की। अब साइनोसाइड की अगर हम बात करें, लेट मी टॉक अबाउट साइन, कि साइन ऑफ ओमेगा टी, लेट्स से साइन ऑफ एम ओमेगा टी, लेट मी से सम साइन ऑफ एम ओमेगा टी टाइम्स साइन ऑफ एन ओमेगा टी डी टी, ये एक इंटीग्रेशन है। इस इंटीग्रेशन का रिज़ल्ट हमेशा ज़ीरो होगा इफ़ एम इज़ नॉट इक्वल टू एन। ठीक है, इन अगर दो डिफरेंट, इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साइनोसाइड जब आप मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे यू विल ऑलवेज गेट ज़ीरो, और आपको नॉन ज़ीरो मिलेगा इफ़ m इज़ इक्वल टू n। अगर m इक्वल है n के, मतलब सेम फ्रीक्वेंसी है दोनों साइनोसाइड की,
तब आपको जो है एक नॉन ज़ीरो वैल्यू मिलेगी, अदरवाइज यू विल गेट ज़ीरो। तो इससे मुराद ये है कि हमें ये जो इंटीग्रेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए, इसमें से सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, इसमें से सिर्फ एक ही टर्म बचेगी, वो है हमारे पास साइन ऑफ ओमेगा टी। और यहाँ पे जब k इक्वल्स टू 1 होगा, तो इसका मतलब k इक्वल्स टू 1 मीन्स C1 एंड साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस φ1, जहाँ जहाँ पे k है वहाँ पे अगर आप उसको 1 सब्स्टिट्यूट कर दें, तो ये एक जो हमारे पास आ गई है इक्वेशन, जिसमें सिर्फ एक टर्म बची है हमारे पास। और क्योंकि ऑर्थोगोनल है, बाकी एंट्रीज जो है ना वो ऑर्थोगोनलिटी की वजह से ज़ीरो हो गई। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसी तरह, और ये लिख सकते हैं कि वी हैड C1 ओवर 2, और इस टाइम अगर आप वहाँ पे फ़ी था, अब इसको आप लिख सकते हैं कॉज ऑफ φ1, और इसको आप लिख सकते हैं वी हैड, सॉरी नॉट वी हैड, जस्ट वी आर एम एस एंड I1 RMS टाइम्स कॉज ऑफ φ। ये हमारे पास है एवरेज पावर अगर जो करंट की वेव फॉर्म है वो साइनोसाइडल ना हो, वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है साइनोसाइडल हो। तो इधर आपको नज़र आ रहा है कि इसमें है I1 RMS जो कि चीज़ें हैंडल कर रहे हैं। तो अगर पावर फैक्टर की जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक जाएं, जिसमें P ओवर वी आर एम एस ओवर आई आर एम एस है, अगर पावर फैक्टर में ये सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए तो इट्स गोइंग टू बी वी आर एम एस I1 RMS cos of phi over VRMS IRMS, क्योंकि एवरेज पावर जो है P, इसकी जगह मैंने ये इक्वेशन सब्स्टिट्यूट कर दी। पावर फैक्टर इज़ नाउ, ये कैंसिल हो जाएंगे, I1 RMS ओवर IRMS टाइम्स कॉज ऑफ φ1, सॉरी दिस इज φ1। ये जो अभी फाइनल इक्वेशन बनी है, अगेन ये हमारे पास पावर फैक्टर की है, लेकिन पावर फैक्टर के लिए तब उस पावर फैक्टर के केस के लिए है व्हेन वी हैव नॉन लीनियर लोड या वी हैव नॉन साइनोसाइडल करंट वेव फॉर्म। तो एवरेज पावर हमारे पास यहाँ पे कब मैक्सिमम हो सकता है कि अगेन जो फेज़ डिफरेंस है जिस तरह वहाँ पे था, अगर ये फेज़ डिफरेंस जो है ये ज़ीरो हो जाए तो मैक्सिमम पावर जो है वो डिलीवर हो सकता है। और सेकंड चीज़ जो कि यहाँ पे, अच्छा इसको आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दिस वन इज़ कॉल्ड डिस्टॉर्शन फैक्टर और दिस वन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। क्योंकि जिसको हम पावर फैक्टर डिफाइन करते हैं नॉर्मली, वो सिर्फ होता है डिस्प्लेसमेंट फैक्टर। पावर फैक्टर दो चीज़ों से डिटरमिन होता है, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डिस्टॉर्शन फैक्टर से। ये वाला फैक्टर बताता है डिस्प्लेसमेंट वाला कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो एंगल है उसकी वजह से इफ़ेक्ट होता है, जबकि जो दूसरा है डिस्टॉर्शन फैक्टर वो करंट वेव फॉर्म की नॉन साइनोसाइडल होने की वजह से कम होता है, क्योंकि ओनली फंडामेंटल कंपोनेंट डिलीवर पावर।
सिर्फ फंडामेंटल कंपोनेंट जो है वो पावर डिलीवर कर रहा है। तो इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही बेहतर जो है ना पावर की डिलीवरी होगी।